नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग सेंटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, या फिर इंग्लिश में कहें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता दूं कि यह वीडियो चाहे आप जैक बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों ही बोर्ड के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आराम से पूरी वीडियो को देखें और पूरी वीडियो में समझने का कोशिश करें। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो अब बच्चों आज हम लोग चैप्टर के स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने फ्रांस देखा है? कहोगे कि सर नहीं गए हैं, या फिर शायद ही कुछ लोग कहेंगे गए हैं, अदरवाइज बहुत लोग बोलेंगे सर नहीं गए हैं। कोई बात नहीं, नहीं गए हैं, हम भी नहीं गए हैं, लेकिन क्या आपने मैप में फ्रांस को देखा है? चलो, तो आज देख लेते हैं बच्चों कि कहाँ है फ्रांस और क्या क्यों हुई थी इसमें क्रांति। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। चलिए बच्चों, पहले देखते हैं कि फ्रांस कहाँ है। चलिए बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। यह पृथ्वी है, अर्थ इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। इस अर्थ में हम लोग रहते हैं। अगर इस अर्थ की मैप की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह का मैप दिखाई देता है जो आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलो इसी मैप में थोड़ी सी कम चीजें डिस्क्राइब हैं, मैं अगली मैप आपके सामने देता हूँ। ये लो, इसमें बहुत अच्छे से आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि कौन है हमारा फ्रांस। ठीक है बच्चों, चलिए आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, 7 कंटिनेंट हैं। ठीक है, वो सातों आपके सामने यहाँ नजर आ रहे होंगे। एक ये है हमारा, है ना, दूसरा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। सातों हो गया कंप्लीट? क्या कुछ छूट गया? 1 2 3 4, एक ये है 5 6 7। ये 7 आपके सामने नजर आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 7 जो है क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इनमें से एक महाद्वीप यह भी है, यूरोप। ठीक है, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ये जो आपको येलो दिखा रहे हैं, अच्छा है ये जो ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये जो यूरोप है। मेरी ड्राइंग बहुत ही खतरनाक है, शायद मैं गलत ड्राइंग कर दिया ऐसे, कोई बात नहीं। इसी यूरोप के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे होंगे, दिखा रहा हूं मैं आपको इस जगह पे, ये दिख रहा है छोटा सा, ये कुछ ऐसा स्टार बना हुआ है ना, स्टार टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा। ये यही है मेरे प्यारे बच्चों, यही है फ्रांस। अब ये यूरोप महाद्वीप के अंदर में एक देश है, क्या? फ्रांस। यहीं पर क्रांति होती है। इसी क्रांति के बारे में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ना है हमें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस का इमेज कैसा दिखाई देता है। आखिर फ्रांस को देखें जरा जूम करके, कैसा दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने पेश है फ्रांस का इमेज। देखिए, ये कुछ इस तरह का फ्रांस दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो, इसमें बहुत सारी लाइन है। मैं एक और फ्रांस आपके सामने दिखाता हूँ जो थोड़ा सरल है, जो थोड़ा कम टेंशन देता है हमें। चलिए, तो भाई साहब फ्रांस की इमेज को चेंज किया जाए। ये रहा फ्रांस का दूसरा इमेज। इसमें बहुत सारी कम कर दी गई। इसमें जो बाकी जो राज्य सब हैं और बाकी जो सिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं को दर्शाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी सबको क्या कर दिया गया है? बाकी सभी को जो है हटा दिया गया है। जैसे आप इस इमेज में अगर देख पा रहे होंगे, तो इस इमेज में बहुत सारी चीजें थी। देखिए, इधर से आपका कुछ लाइन गुजर रही है, कुछ क्या है, कुछ है ना। अब इसमें हम लोग आसानी से देख पाएंगे। चलिए बच्चों, अब इसी फ्रांस की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, पेरिस। पेरिस का अब इमेज दिखाया जाए। यहाँ पर आपको पेरिस नजर आ रहा होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, कुछ ऐसा वाला है ना। ये मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग इसमें यकीन नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका दिख रहा था, एक सेकंड भाई, क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं। ये आपका दिख रहा है, ये आपका पेरिस है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब हम लोग पेरिस में भी देखते हैं पेरिस का इमेज कैसा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर पेरिस है। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस कहाँ है?
यूरोप महाद्वीप में स्थित है ना बच्चों। ये आपका पेरिस दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, किसकी राजधानी है जी? फ्रांस की राजधानी है। चलिए, फ्रांस की राजधानी, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज जरूरी नहीं थी ये बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। देखो बच्चों, ये इतना बड़ा फ्रांस था, मैंने सारी चीजों को मिटा दिया। कुछ एक सिटीज सबके नाम आपके सामने दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपका पेरिस। ये वाला कॉपीज के कवर में आपको बहुत बार देखने को मिला होगा। ये टावर, टावर का नाम पता है ना? अरे वाह, सभी लोग जानते हैं इस टावर को, कैसे नहीं जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये टावर जो है ये यहीं पर है। कहाँ? पेरिस में ही स्थित है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। एक सेकेंड भाई, क्या हो रहा है ये? हाँ, ये रहा आपके सामने पेरिस। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी पेरिस की इमेज भी देख लेते हैं, लेकिन पेरिस का इमेज नहीं डाला गया है। कुछ इसी तरह का पेरिस आपके सामने नजर आएगा। ये कुछ अंडे जैसा शेप दिख रहा है आपको। मैं ब्लू कलर से आपको दिखा देता हूँ। ब्लू 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 ब्लू, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। ये कुछ इस तरह का इमेज है पेरिस का। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। क्लियर हुई? फ्रांस कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में एक देश है और उसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है, जहां पर ये आईफिल टावर स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी चैप्टर में घुसेंगे जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। चलिए अब बात करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिर फ्रांस में क्रांति हुई, हुई क्यों, और हुई थी तो कब हुई थी? क्या अभी हो रही है? मैं कहूँगा नहीं, अभी नहीं हो रही है, बहुत पहले की कहानी है। ठीक है, तो क्यों हुई थी? अब चलते हैं, यह कहानी कब की शुरुआत होती है, कब से शुरुआत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों बात है 14 जुलाई 1789 यानी 1789 की। 14 जुलाई 1789 की, मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ, 14 जुलाई 1789, या फिर हिंदी में कहें तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी की बात है कि वहां पर फ्रांस में एक जगह है पेरिस, और वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अभी बताएंगे कि कैसे कैसे शुरुआत होती है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप देखे होंगे कि स्टार्टिंग जो है आपका कुछ यहाँ से किया है। यहाँ आप पहला चैप्टर यहीं से दिया हुआ है। इंग्लिश वाले घबराएंगे नहीं, इंग्लिश में भी मैं सारी चीज़ों को लेकर के आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो बात है 14 जुलाई 1789 की सुबह की। पेरिस नगर जो कि मैंने आपको दिखाया था, वहां पर क्या था मेरे बच्चों, टेरर वाली माहौल बन गई थी, यानी आतंक का माहौल था। क्यों? क्योंकि ऐसी एक अफवाह फैला दी गई थी कि जो राजा है वहां का, कहाँ का, फ्रांस का राजा, उसने क्या किया, उसने अपने सैनिकों को यह ऑर्डर दे दिया है कि आप शहर में घुस जाइए, और घुसने के बाद क्या कीजिए, वहां की जनता, वहां के नागरिकों, वहां के पब्लिक को क्या कीजिए, गोली से मार दीजिए। ऐसी एक अफवाह उड़ा दी गई, और कुछ न कुछ अफवाह में सच थी। सारे जगहों पर यह अफवाह उड़ाई गई कि हम आदेश देने वाला है मारने के लिए। लेकिन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों एक सेकंड में आपको, एक सेकंड मैं आपके सामने से शायद गायब हो चुका हूं, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए, मैं वापस आपके सामने आ रहा हूं। चलिए, मैं आपके सामने विजिबल हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, तो बात कब की है जी? 14 जुलाई 1789 की। पेरिस नगर में क्या था, एक आतंक का माहौल, एक टेरर का माहौल बन चुका था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि जो वहां का सम्राट था, जो वहां का राजा था, उसने अपने सैनिकों को शहर में घुसने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। क्या दे दिया? आदेश दे दिया। अब आदेश दे दिया, अब लोगों में यह अफवाह फैल गई कि भाई साहब हमारे जो राजा हैं वो क्या करने वाले हैं, हमारे नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। अब किनको आदेश देंगे? तो जाहिर सा बात है सैनिकों को आदेश देंगे। तो बोला गया कि नहीं, सैनिकों पर क्या किया जाए, गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। ऐसी ही अफवाह फैल गई। अब इसमें क्या सच्चाई थी या नहीं थी, आगे जानेंगे हम लोग। अब इसी बीच में मेरे प्यारे बच्चों लगभग 7,000 मर्द और औरतें, यानी लेडीज एंड जेंट्स, लगभग 7,000 जो है, टाउन हॉल एक जगह है, मैं आगे आपको एक इमेज दिखाऊंगा, वहां पर सभी जाकर के क्या हो गए, एकत्र हो गए, यानी जमा हो गए। उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम लोग एक जन सेना का गठन करेंगे। जन सेना क्या होता है कि एक जैसे बहुत सारे लोग मिल गए, और मिलने के बाद में एक सैनिक के रूप में काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 10, 12, 15, 20 या 1,000 लोग एक साथ में आ गए और किसी चीज के खिलाफ में एज अ सैनिक वर्क करेंगे, वो उन्हें जनसेना कहा जाता है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या कहना, उनका क्या था कि एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया, और साथ में वे लोग हथियार खोजने लग गए कि भाई अब तो हमारे पास लोग बहुत सारे हैं, अब हमें सेना बनना है, सैनिक बनना है, जनसेना बनानी है, तो उसके लिए हथियार तो चाहिए। वे सभी सरकारी दफ्तर जो थे, जो सभी सरकारी ऑफिस थे, वहां पर बिना परमिशन के धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे जबरन पहुंच गए, और घुसने के बाद में वहां से कुछ हथियार भी बरामद किए। और एट लास्ट, यानी अगर कहें अंततः, लगभग सैकड़ों लोग, अब देखिएगा मैं आपको टाउन हॉल दिखाना चाहता हूँ कि टाउन हॉल कहाँ था। एक सेकंड मुझे समय दीजिए, मैं आपको टाउन हॉल घुमा करके लेके आता हूँ। ये रहा बाबू आपके सामने टाउन हॉल, ठीक है, ये टाउन हॉल था। इसी टाउन हॉल के सामने लगभग 7,000 औरत मर्द जमा हुए, और यहीं पर एक निर्णय लिए क्या, कि हम लोगों को जनसेना बनानी है, और जनसेना बनाने के लिए हथियार की जरूरत थी। ये लोग सभी के सभी लोग कहाँ चले गए, सरकारी दफ्तर में जहां जहां हथियार मिलने के चांसेस थे वहां चले गए, जबरन घुसते गए, है ना। और इसी बीच में क्या होता है कि लगभग सैकड़ों लोग बेस्टाइल एक जगह है मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई वाले बच्चे इसे बेस्टाइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा, इंग्लिश में आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इंग्लिश में आप देखें, एक सेकेंड यार, ये इंग्लिश में गड़बड़ा जा रहा है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा बेस्टाइल, बेस्टाइल, वेयर इज बेस्टाइल, चलिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, बात हुई ये कि लगभग सैकड़ों लोग निकले और पेरिस का पूर्वी भाग पहुंच गए। पेरिस मैंने दिखाया था, ये वाला पार्ट था पेरिस, है ना, आपको दिख रहा है, चलो ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पेरिस था। पेरिस का पूर्वी भाग यानी इधर वाले भाग में, इस साइड वाले भाग में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में यहीं पर एक जगह है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा जगह है जी, तो बेस्टाइल नाम का एक जगह है, ठीक है। बेस्टाइल हिंदी में कहेंगे बास्तील, ठीक है। अभी यहाँ पर एक किला होता है जो कि जेल के रूप में उस समय होता है, उसको लोग धांसते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, अभी सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लोग चले जाते हैं बेस्टाइल जगह में, यानी बास्तील जो जगह था वहां पर चले जाते हैं। और वहाँ जो था कि बहुत सारे लोग जो थे, इनको लगा कि बहुत सारे वहाँ हथियार मिलने वाली, गोला बारूद मिलने वाले हैं, इसलिए वे लोग वहां जाते हैं। वहां जाते हैं, जेल को तोड़ डालते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वहां पर हाँ, कुछ कैदी जरूर उनके पास मिलते हैं, जो कैदी वे छुड़ा लेते हैं। और अब जो कैदियों की संख्या जो थी बाबू, जो कैदी वहां पर थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो जगह है आपका, ये रहा बेस्टाइल, है ना। यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों कि यही वो जगह है जहां पर पेरिस का पूर्वी वाला भाग है, ठीक है। यहाँ सभी लोग आते हैं, जो जनसेना बनी थी वो आते हैं, लगभग 100 की संख्या में सैकड़ों लोग जाते हैं। और जाने के बाद में क्या करते हैं, जाने के बाद में यहाँ जो बंद कैदी थे उनको छुड़ा लिए जाते हैं। उनकी संख्या केवल 7 थी, कैदियों की संख्या। और इनको ऐसा बोला गया था कि यहाँ बहुत सारे गोला बारूद मिलेंगे, जबकि ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ गोला बारूद मिला नहीं। लेकिन इस जो जेल था, जो ये बस्टाइल का किला था, इसकी देख रेख के लिए एक कमांडर था, यानी हेड था यहाँ का कोई। और वो कमांडर बाबू इन सैकड़ों लोगों से फाइट करते करते मारा गया। बात समझ में आई? चलो अब हम लोग वापस वहीं चलते हैं जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोग यहाँ पर थे, कहे कि बास्टल का कमांडर मारा गया और कैदी जो थे वो छुड़ा ले गए। उनकी संख्या मैंने बताई, क्योंकि वहां क्या था, वो कैदी, कितने कैदी थे वहां, वहां सिर्फ 7 कैदी थे। सम्राट की निरंकुश, अब देखो बाबू क्या था कि ये जो जगह था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो जगह था बेस्टाइल, ठीक है, इसको बाद में धासा गया। आप देख रहे होंगे ये इमेज कैसा है ना। ये जो जगह था, यह क्या करता था, सम्राट की निरंकुश, माफ कीजिएगा, जो सम्राट की निरंकुशता था उसको दर्शाता था। यहीं से क्या करता था कि जो सम्राट था, कुछ भी इधर उधर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लोग बोलता है तो उसको क्या करता, फटाक से ला करके यहाँ जेल कर देता था। तो लोगों के लिए नफरत का केंद्र बन गया था, मतलब गुस्सा इतना टूट फूट करके भरा था कि इसे देखना नहीं चाहते थे लोग। बार बार वो राजा हम लोगों को यहीं बंद कर देता है ना। इसलिए लोग क्या करने लगे कि इसको सोचे कि अब ये रहेगा क्यों, इसे उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको उड़ा दिया गया, आगे चल करके मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और इसको उड़ा दिया गया, और यानी ढहा दिया गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ढहा दिया गया ना।
अब ये सारी बातें ढहा दिया गया और इसके जो अवशेष थे, यानी जो एक बात आपको समझिए, किसी भी किला को ढहा जाता है यानी धासा जाता है, देहाती भाषा में समझेंगे तो धासने के बाद में कुछ चीजें वहां निकलती हैं, अवशेष जिन्हें हम लोग कहते हैं ना। तो जो अवशेष निकलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। कहाँ बेच दिया गया? बाजार में बेच दिया गया। खरीदने वाले कौन थे? तो जो ऐतिहासिक चीजों को अपनी याद बनाकर याद बनाकर रखना चाहते थे, वैसे लोग इसे क्या किए, खरीद लिए। अब इस छोटी सी बातों को ध्यान से, छोटी सी बात को आराम से समझ लेना। इतने चीज जितने हमने अब तक पढ़ा है, कौन कौन सी चीजें पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को सुबह पेरिस में आतंकी माहौल था, क्योंकि ऐसा अफवाह फैल गया था कि सैनिक शहर में घुस गए हैं, राजा गोली चलाने वाला है। 7,000 मर्द औरत जो है टाउन हॉल के सामने एकत्रित होते हैं ना। अब वे लोग एक जन सेना का गठन करते हैं। वे सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग चले जाते हैं कहाँ, इधर उधर सरकारी दफ्तरों में। फाइनली पेरिस नगर के पूर्वी भाग में बेस्टाइल एक जगह है जहां पर एक किला था, और उस किला को तोड़ डालते हैं। वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। वहां पर बेचारा बस्तिल का जो कमांडर था वो मारा जाता है, ठीक है। और 7 कैदी थे जिनको छुड़ा लिया जाता है ना। और यह क्यों था? क्योंकि राजा उस किला में जो था लोगों को बंद कर देता था, ठीक है, बेगुनाहों को वहां ले जाता था। इसलिए वो घृणा का केंद्र बन गया था, नफरत का केंद्र बन गया था बाद में। इसीलिए लोगों ने इसे क्या कर दिया, ढास दिया, ढहा दिया, है ना। उसके बाद उसके अवशेष को कहाँ बेच दिया, बाजारों में। चलिए यहां तक समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा इंग्लिश में आपके सामने सारी चीजें। अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत लगता है, ये सारी चीजें A to Z जितनी भी चीजें यहाँ तक आपके सामने लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने सारी की सारी बातें अभी अभी तक आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप एक बारी जो है यहाँ इसे आप देख लेंगे, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप यकीन ना आए तो एक बारी पढ़ के देखो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं कि 14 जुलाई 1789 की सुबह आतंक का माहौल था। ये सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही होंगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि राजा ने ऐसी काम किया, वैसा क्या करते हैं। ये टाउन हॉल का मैंने आपको इमेज दिखाया था। ये रहा बेस्टल का किला, ढहा दिया गया, जिसे ढहा दिया गया, ढहाना समझते हैं ना, बता दिया था, धासना, है ना। इसको ढहा दिया गया, चाहे जिस तरह से भी ढहाया गया, इसको ढहा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात हुआ कि इस घटना के कई दिनों के बाद, ये जो ढहाने वहाने की बात हुई, इस घटना के कई दिनों तक जो है पेरिस में ऐसा ही, जो अब पेरिस जो जगह था मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर क्या हुआ कि अब ऐसा तो नहीं कि सभी जगहों पर शहरी माहौल हो गया ना, देहाती माहौल भी था कहीं पे। जो देहाती क्षेत्र थे वहां पर क्या था कि ऐसे ही संघर्ष कितने दिनों तक चलता रहा। अधिकांश लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि भाई साहब, पावरोटी की कीमत जो थी वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, ठीक है। तो इस बात का विरोध कर रहे थे कि पावरोटी का कीमत इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया गया ना। अगर देखेंगे बच्चों तो इतिहासकार बड़े समझदार होते हैं, हिस्टोरियन की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े समझदार होते हैं। वे लोग क्या किए, वे लोग इस घटना की शुरुआत ऐसे किए जहां से आंदोलन की शुरुआत होती है ना। और फिर इसको वही लोग एक अपना एक व्यू बनाया, एक विजन बनाया, जहां तक वो लोग देख पा रहे थे कि राजा की फांसी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे कि इस दौर में जो है इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम को एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मैंने बताया कि ये इतिहासकार बड़े ही समझदार थे, ठीक है। इन्होंने पहले ही देख लिया, पहले ही अनुमान लगा लिया कि जिस तरह का माहौल है उस तरह से निश्चित है कि राजा का फांसी होने वाला है, ठीक है। लेकिन बाबू, फांसी तो हुई राजा को, लेकिन उस समय अधिकांश लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं था कि राजा को फांसी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं था। अब क्या हुआ कि भाई साहब, ये सारी चीजें तो आप हमने बताया, आपने हमें बताया कि एक राजा था जो निरंकुश था, लोगों पर अत्याचार करता था, है ना। लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और फिर फाइनली उसकी फांसी होती है। लेकिन यह घटना हुई क्यों और हुआ कैसे, यह सारी बात हम अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग रियल चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। यह आपका इंट्रो था, ठीक है। चलिए, तो बात है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। यह आपके बुक में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। इंग्लिश में कहें तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है
कि बात ये है। चलिए, बात ऐसी है कि 18 सेंचुरी के जो, अब देखिए 18 सेंचुरी की शुरुआत कहाँ से हुई, 1701 से, है ना। तो लगभग 74 साल बीत गए। 74 साल बीतने के बाद में कैसा था फ्रांस का समाज, क्या चीजें थी, है ना। चलिए बच्चों, अब एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक राजा था अच्छा, राजवंश समझते हैं आप लोग? राजवंश क्या होता है, यानी एक राजघराना, राजा का बेटा राजा बना, उसका बेटा फिर राजा बना, फिर बेटा उसका राजा बना, है ना। उसको हम लोग राजवंश कहते हैं। तो एक बुर्बो राजवंश था, उसका एक राजा था लुई 16, यानी लुई 16वां। ठीक है, यह बात है 1774 की। कहता है कि 1774 में बुर्बोक राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मैंने बताया कि 1774 में एक बुर्बो राजवंश का राजा फ्रांस की राजगद्दी पर क्या करता है, अपना शासन करना शुरू करता है, अपने राजगद्दी संभालता है, यानी शासन अपने हाथ में लेता है, यानी राजा बनता है। उस समय बाबू लुई 16 की उम्र केवल 20 साल थी। आप लोग देखना चाहेंगे लुई 16 कौन था? लुई 16वां। चलिए, ये था लुई 16वां। लुई 16 इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इस लुई 16 राजा बनता है कब? 1774 में, 1774 में फ्रांस का राजा बनता है। ठीक है, इसी फ्रांस का राजा बनता है जो आपने इमेज देखा था, इस फ्रांस का राजा बनता है लुई 16। उसके बाद क्या होता है, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। ऑस्ट्रिया का शायद मैंने इमेज लगाया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। आपके सामने लिखा है नाम, मैरी एंटोइनेट। ठीक है, अब बाबू ये जो लुई 16 है ना, ये शादी कर लेते हैं जनाब, किससे? मैरी एंटोइनेट से। ये कहाँ की थी? ये ऑस्ट्रिया की थी। ये आपका यूरोप है, यूरोप में ये एक जगह है ऑस्ट्रिया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका फ्रांस नजर आ रहा होगा, है ना। ये आपका फ्रांस है, यहाँ पर आपका क्या है? ऑस्ट्रिया है। यहीं की एक राजकुमारी थी, और इसी राजकुमारी से क्या करते हैं जी, ये हमारे जो भाई साहब हैं, कौन भाई साहब? ये लुई 16 शादी कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो ना, ये लुई 16 है, ये है मेरी एंटोइनेट। मुझे इन दोनों को देख करके एक गाना याद आ रहा है, राजा को रानी से, है ना। वो वाला गाना आपने सुना होगा। खैर, चलिए, खैर इनकी लव स्टोरी में हमें ज़्यादा नहीं घुसना है। इनकी शादी होती है। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन्हें हमें ज़्यादा क्या करेंगे इनके जान के, हमें इतिहास पढ़ने से मतलब है ना, है ना। चलिए, तो देखते हैं। बात है 1774 की। बुर्बो राजा, इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे यार, मैंने इंग्लिश में लेकर के आया है चीज़ें। ठीक है, ये रहा इंग्लिश में। तो अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट। इनसे क्या हो जाता है, इनका शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है। उस समय इनकी उम्र क्या थी? 20 साल थी। अब बाबू, जब ये शासन में आए, जब ये सत्ता में आए, उस टाइम इनके पास जो राजकोष होता है, राजकोष क्या होता है, यानी पूरे राज को चलाने के लिए कुछ पैसे वैसे की जरूरत होती है, उसी को हम लोग राजकोष कहते हैं। जितना भी अमाउंट होता है ना, उस राजकोष होता है। ठीक है, तो जब ये सत्ता में आए, पहली बार जब शासक बने, तो क्या होता है कि इनको मिलता है पूरा का पूरा राजकोष खाली था। रीजन क्या था कि बहुत ही लंबे समय से क्या था, फ्रांस जो था युद्ध लड़ते हुए आ रहा था, जिस कारण से जो संसाधन थे, जो फाइनेंशियल चीजें थे, जो वित्तीय संसाधन थे, वो नष्ट हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, जो रुपया पैसा था वो बर्बाद हो चुका था, क्योंकि युद्ध होने से तो खर्च होंगे ना। और दूसरा बात क्या था, अब देखो, दूसरा बात क्या, वर्साई एक जगह है, इंग्लिश में आपके सामने यह नजर आ रहा होगा, वर्साई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे इंग्लिश वाले वर्साइल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में वर्साई होता है। और वर्साई एक जगह है जहां पर एक विशाल महल था, विशाल महल था। अब वहां पर उसकी शानो शौकत देख रेख, जैसे महल है, उसकी देख रेख, उसकी शान शौकत बनाए रखने का खर्च अलग से था, है ना। तो लुई 16, अब देखो ये क्या करता था ना, ये बहुत ही खतरनाक आदमी था। अब इसके पास फिजूल खर्ची था क्या, महलों की देख रेख करना, है ना। ऊपर से ये जब सत्ता में आया, राजकोष खाली था। इस बंदे ने एक और काम किया। जब अपने शासनकाल में यह आया लुई 16, है ना, तो क्या किया कि अमेरिका के 13 उपनिवेश, उपनिवेश बाबू आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक राज्य जब किसी अन्य राज्य का गुलाम हो जाता है, तो वो उपनिवेश के अंतर्गत में आते थे। ठीक है, अमेरिका जो है आपको पता होना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, अगर हिंदी में कहें तो राज्यों का संघ होता है वो भी।
लेकिन यूनियन के कंपेयर में वो कम होता है। ये बात की चीज़ें हैं, अभी आप इसे मत समझानिए, ठीक है। क्या होता है कि 13 उपनिवेश को क्या किया, ब्रिटेन से आज़ाद कर दिया। ब्रिटेन जो था वो अमेरिका के 13 राज्यों पर, छोटे छोटे राज्य जो थे उनको अपने अंदर रखा हुआ था। लेकिन फ्रांस उनका मदद किया और मदद करके ब्रिटेन को हराते हुए वो क्या किया, आज़ाद करने में सहायता किया। किसको? अमेरिका को। अमेरिका के, मैं आपके सामने कुछ लिखता हूँ। अमेरिका के कितने थे जी? 13 उपनिवेश थे। उपनिवेश अगर हम लोग बात करें तो उपनिवेश कहते हैं किसे, कि अगर कोई राज्य किसी भी राज्य को अपने अंदर गुलाम बना लेता है तो ये उसका उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है। ये छोटा वाला जो है उपनिवेश कहलाएगा। किसका? अगर मान लो ये ब्रिटेन है ना, ये अमेरिका का कुछ छोटा छोटे राज्य है ना, छोटे स्टेट हैं। अगर ये ब्रिटेन अपने अंदर ले लिया था तो ये ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था, ठीक है। तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को क्या कर दिया जी? खत्म कर दिया। कौन खत्म कर दिया? आज़ाद कर दिया, खत्म नहीं किया। क्या हुआ कि ब्रिटेन अमेरिका के 13 राज्यों पर, छोटे छोटे राज्यों पर क्या कर रहा था? अपना शासन कर रहा था, सत्ता जमाए हुए था, है ना। लेकिन क्या था कि फ्रांस का दुश्मन भी था। कौन? ब्रिटेन। उसने सोचा कि यही सही मौका है। उसने अमेरिका को बोला कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, तुम अपने 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से छुड़ा लो, अलग करवा लो, आज़ाद करवा लो। तो इसने अमेरिका का मदद किया और अमेरिका 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवा लिया। समझ में आया यहाँ तक? चलो, अब क्या हुआ कि इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्जा जुड़ गया। अब ये लिवरे जो आपके सामने दिख रहा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, हाईलाइट है, ये जो लिवरे है, लिवरे एक तरह का क्या था? करेंसी था, एक तरह का रुपया, सॉरी एक तरह का मुद्रा था। जैसे हमारे यहाँ भारत में रुपया एक मुद्रा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया ऐसे बोलते हैं ना, वैसे लिवरे था, एक मुद्रा था, एक करेंसी था, ठीक है। अब इसके पास कितना? 10 अरब लिवरे का और कर्जा जुड़ गया, है ना। किसके पास? आपके राजा के पास। क्या नाम था राजा का? लुई 16 के पास में, है ना। लुई 16 के पास में और भी कर्जा जुड़ गया। अब क्या हुआ कि जो सरकार जो कर्ज दिए थे, किसको? लुई 16 को जो कर्ज दिए थे, वे सरकार से 10% अधिक ब्याज मांगने लगे। बोले कि भाई साहब आप हमें ब्याज दीजिए। अब क्या करता? कर्जा भी बढ़ गया, राजकोष भी खाली था, शानो शौकत बढ़ा दिखाने के लिए फिजूल खर्चा भी था। कहाँ से लाता सरकार पैसा, है ना। अब क्या किया, और प्लस में ब्याज भी इन लोग ज्यादा मांग रहा था, बोला 10% ब्याज मांग करने लग गया। अब क्या था, अब जो है कि फ्रांसीसी सरकार सोच रहा है कि अब हमें कर्ज चुकाना है। लुई 16 सोच रहा है किसी तरह कर्ज चुकाना है, कैसे चुकाएं कर्ज, है ना। अब अपने नियमित खर्चों जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को अब लगा कि यार एक काम करो, ये सारी चीजें तो चलाना है, तो एक काम करो, जो टैक्स पे करते हैं, जो कर देते हैं, है ना, कर का मतलब होता है टैक्स, जो टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, उसको बढ़ा दिया जाए। अब बढ़ा दिया जाए तो कुछ चीजें सुधार हो सकती हैं। लेकिन बाबू इतना कर्जा था ना इसके पास में कि यह बढ़ा देने से ही सिर्फ नहीं हो जाता, बहुत दिक्कत था, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, है ना। तो इसने बढ़ा दिया कर्ज। कर जो था, जो भी टैक्स पे करने वाले स्टूडेंट जो लोग थे, उन पर टैक्स बढ़ा दिया। बताएंगे कौन टैक्स पे करते थे, कौन पैसे देते थे, कौन नहीं देते थे, है ना, कौन कर देते थे, इन सारी बातों के बारे में बताएंगे। तो इसने क्या कर दिया, मजबूर हो गया टैक्स बढ़ाने के लिए और टैक्स बढ़ा दिया। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये टैक्स बढ़ाया तब बहुत ही गजब, ये इंग्लिश में आपके सामने देखो अब यहाँ, येट इवन द मीजर वुड नॉट हैव सेटिस्फाइड, यह एक आप यहाँ में देखेंगे तो यह कदम भी क्या था, नाकाफी था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप हिंदी में देखें तो बहुत सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दी हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। वही चीज़ें जो मैंने समझाया आपको, देखिए यहाँ 10% के इंटरेस्ट था, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे समझ में आएगा। चलिए, अब क्या था कि यह काफ़ी नहीं था। क्या काफ़ी नहीं था? कि सिर्फ टैक्स बढ़ा देना। इसीलिए क्या किया गया, अब देखो टैक्स बढ़ा दिया गया, अभी मैंने बताया था कि ये टैक्स सिर्फ बढ़ा दिया गया, लेकिन यह क्या था, नाकाफी था। अब आपको पता है कि टैक्स देने वाले कौन लोग थे? चलिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट बांटे गए। अभी बताएंगे कौन थे 3 स्टेट। और जो तीसरे स्टेट के लेवल, यानी 3 लेवल बांटे गए बेसिकली। जो तीसरे लेवल के लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, जो है ना, जो कॉमन पीपल थे, उन्हीं को क्या करना किया गया, उन्हीं को सिर्फ टैक्स पे करने के लिए बोला गया।
बाकी लोगों को जो है, अगर आप देखेंगे तो बाकी लोग जो थे पहले और दूसरे लेवल पे, उनको टैक्स से फ्रीडम मिल गया, उनको टैक्स से छूट मिल गई, ठीक है, उन्हें टैक्स नहीं पे करना। तो देख रहे हैं आप, इंग्लिश में लिखा है फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बांटा गया था, है ना। केवल तीसरे स्टेट को जो था, ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स, यानी जो लोग तीसरे स्टेट में थे वही लोग क्या थे, टैक्स पे करते थे, ठीक है, यानी कर अदा करते थे, ठीक है। चलिए, अब बात है कि कहता है कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग, है ना, अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज तथा संस्थाओं के लिए होता था। देखिए, अब एक बात को समझ लीजिएगा, इस बात को बहुत ही गहरी बात है। मैं एक सेकंड, ये क्या आ रहा है, क्या आप एक सेकंड रुक जाइएगा बाबू, मैं एक सेकंड। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? अब शायद मैं आपको दिख भी रहा हूँ, है ना। चलिए, तो बच्चों बात क्या थी कि 3 स्टेट में बांटा गया था। किनको किनको 3 स्टेट में बांटा गया था? जो लोग थे। कोई टेक्निकल इशू आ गया था बाबू, तो मेरे सामने से पूरी की पूरी स्क्रीन गायब हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पढ़ता क्या और समझाता गया, ठीक है, तो मेरे पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो बात क्या कर रहे थे जी, हम लोग 18th सेंचुरी की बात कर रहे थे। 18th सेंचुरी में बाबू 3 स्टेट में बांटा गया था। किनको 3 स्टेट में बांटा गया था? तो जो वहाँ के जनता था उनको 3 स्टेट में बांटा गया था। अब ये फर्स्ट स्टेट कौन थे? ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने उपलब्ध है, घबराएंगे नहीं। अरे भाई, है ना। पहला स्टेट, जो प्रथम स्टेट था, वो था पादरी। इंग्लिश में पादरी को कलर्जी कहते हैं। और द्वितीय स्टेट, यानी जो दूसरा स्टेट था, वो था कलर वर्ग, सॉरी कुलीन वर्ग, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में नोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और तृतीय स्टेट, जो कि सबसे टैक्स पे करने वाला था, ये दोनों को तो टैक्स नहीं देना था, है ना, जो टैक्स देने वाला था वो ये था, थर्ड स्टेट। तृतीय स्टेट ये क्या करते थे? तृतीय स्टेट के लोग क्या करते थे कि इन्हीं को सिर्फ क्या करना रहता था, टैक्स देना था। जैसे इसी में आएंगे आपके कौन, बड़े व्यवसायी आएंगे, है ना, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, नौकर, मजदूर, है ना, ये सभी के सभी। इंग्लिश में देखिए, बिग बिजनेसमैन, है ना, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, है ना, ये सारी चीज़ें आपके, पीजेंट एंड ये सारी आर्टिसियंस, ये सभी के सभी चीज़ें मेरे बाबू यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब क्या हुआ कि ये 3 लेवल में बांटा गया उस टाइम समाज को। एक लेवल, है ना, ये दूसरा लेवल, और ये था आपका तीसरा लेवल। ये तीसरे लेवल पे जो लोग थे, इन्हीं को देना था टैक्स। केवल यही लोग क्या करते, कर को अदा करते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब ये लोग कर को केवल अदा करते थे। अब क्या हुआ कि ये लोग तो कर को अदा करते थे, बाकी लोग को छूट मिला हुआ था। जैसे ये पादरी वर्ग जो था, ये क्या करता था, ये चर्च से रिलेटेड, चर्च की देखभाल करता था, है ना। और जो कुलीन वर्ग थे, ये इन पर एक तरह से शासन करते थे। आगे बताएंगे अभी कि कौन कौन क्या करते थे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बात ये था कि लगभग पूरी जनसंख्या का 90% लोग जो थे किसान थे, ठीक ना। कहाँ? ये जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये 1 2 3 बांटा गया ना, ये पूरी जनसंख्या का, जो भी पूरे फ्रांस में जो लोग थे, उसकी 90% अगर देखा जाए तो 90% क्या था, किसान था, यानी पीजेंट था, यानी फार्मर था, ठीक है। अब बात क्या हुआ, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब देखिए, किसान तो थे, ये लोग किसान थे, बात को समझिएगा, लेकिन दूसरे की जमीन में खेती करते थे। इनका अपना जमीन नहीं था। बहुत कम लोग थे जिनके पास अपना जमीन था और ये लोग खेती करते थे। समझ में आया? सब लोग दूसरे की जमीन में खेती करते थे, और जो दूसरे की जमीन में जो इनको जमीन देते थे बेसिकली,
ठीक है, वही लोगों को सामंत बोला गया, आगे बताएंगे। ठीक, तो वो बात क्या हुई कि बहुत क्या था कि बहुत कम लोग थे जिनके पास अपनी जमीन थी। 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट तथा अमीरियों का अधिकार था। अब देखिए बाबू क्या था कि जो पूरा जमीन था ना, 90% से ज़्यादा किसान थे, और जो पूरा जमीन था उसका 7% अगर आप जमीन देखेंगे तो यह जमीन किन के नाम पर थी? यह जमीन था कुलीन लोगों के नाम पर। यानी अगर आप बोलेंगे कुलीन लोग कौन थे? नोबिलिटी थे। तो कुलीन लोगों के नाम पर यह जमीन था, है ना। कुलीन वर्ग के लोग के पास यह जमीन था। और जो अमीर लोग थे, जो तीसरे स्टेट के अमीर लोग थे, उनके नाम पर था। जो चर्च वाले लोग थे, जिन्हें हम लोग कलर्जी के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर था। ठीक है, समझ में आया? यानी यह जमीन किसानों की नहीं थी। 60% जमा जमीन जो था इन्हीं लोगों का था, केवल 40% किसानों का था। जबकि जनसंख्या कितनी थी? 90% थी। किनकी? किसानों की। अब क्या हुआ कि प्रथम दो स्टेट, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग थे, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी जो थे, इनको कुछ प्रिविलेज मिला था, विशेषाधिकार मिला था कि ये ऐसे घरों में जन्म हुआ है इनका, तो इनको विशेष अधिकार दिया जाए। उनमें से एक विशेष अधिकार का मतलब ये था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी अगर कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति पादरी वर्ग से है या फिर कुलीन वर्ग से है तो वह टैक्स नहीं देता था। यह इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुलीन वर्ग के कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार हासिल थे। अब ये क्या था? अब देखो बाबू, ये जो कुलीन वर्ग था ना, ये जो कुलीन वर्ग था, इनको और भी कुछ, इनको पहला अधिकार क्या था कि इनको टैक्स नहीं दिया जाएगा। इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा? टैक्स। क्या हो रहा है ये? ठीक, टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब क्या हुआ, ये जो एक और लोग थे, ये कुलीन वर्ग जो नोबिलिटी थे, इनसे इनको एक और अधिकार दिया गया कि जो आप किसान हैं, आप उनसे टैक्स ले सकते हैं। समझ में आया? किसान से आप क्या कर सकते हैं? टैक्स लेंगे। चलिए, अब देखिए एक बात समझिए बाबू, किसान एक तो उसके पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पे खेती करता है, ऊपर से ये लोग टैक्स ले रहे हैं, तो सोचो क्या हालत होगी वहां की किसान की। समझ में आया? अब किसान का क्या काम था? तो किसान कुछ नहीं था, किसान मजबूर था कि दूसरे की जमीन में खेती करना था। वही जमीन का अपना पूरा दिन रात पसीना उगाता, थोड़ा बहुत अपना रखता तो रखता, नहीं तो सारा का सारा क्या कर देता? कुनील वर्ग को ले जा करके दे देता। समझ में आया? बहुत ही खतरनाक चीजें थी। अब क्या था कि इन किसानों पर सिर्फ इतना ही टैक्स नहीं था, एक और टैक्स था। एक और टैक्स था जिसको हम लोग टाइड के नाम से जानते हैं। ये टाइड जो टैक्स था, जो कर था, इसको वसूल कौन करता था? इसको वसूल करता था चर्च। ठीक है, यानी चर्च भी किसानों के करों से का एक हिस्सा टाइड के रूप में वसूलता था। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक और टैक्स था जिसको डायरेक्ट कर बोला गया इंग्लिश में। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बोला गया, यानी प्रत्यक्ष कर। यह क्या था बाबू कि ये जो जो भी खेती बाड़ी करते थे, ये सारा का सारा खेती बाड़ी वाला टैक्स किसको देते थे? जा करके सरकार को पहुंचाते थे। ये तो डायरेक्ट हो गया। मतलब चर्च भी वसूल रहा है। देखो कितनी सारी चीजें थी ना। मतलब पादरी वर्ग से टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो कुलीन कुलीन वर्ग है उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी से टैक्स तो नहीं लिया जाएगा। अब टैक्स ऊपर से क्लर्जी, सॉरी, नोबिलिटी को क्या बोला गया कि नोबिलिटी किसान से क्या करेगा? टैक्स वसूलेगा, है ना। दूसरी बात क्या था कि एक दो फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा होगा, टाइड और फिर टाइल, है ना। जो टाइड टैक्स था वो चर्च वसूलता था किसानों से, बोलता था कि आप हमें टैक्स दीजिए, यह धार्मिक कर था। और टाइल भी एक टैक्स था जो किसान डायरेक्ट पहुंचाते थे। जैसे मान लो कि अनाज उगा दिए, धान उगा दिए, तो वो धान ले जा करके राजा के जो जहाँ पर टैक्स ऑफिस है वहां पर जमा करवा दिए, बोले कि यही है हमारा टैक्स। या फिर धान जमा किए, उस टाइम जो भी करेंसी थी वो जमा करवा दिए, वो टैक्स। समझ में आया? इसे डायरेक्ट कर बोला गया। इसके साथ किसानों को इनडायरेक्ट कर भी देना पड़ता था। इनडायरेक्ट कर यानी अप्रत्यक्ष कर, और डायरेक्ट कर मतलब प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या हुआ कि जो अभी मैंने बताया कि ले जा करके दे देना राजा को, वो क्या था? प्रत्यक्ष कर था। अब इनडायरेक्ट कर, अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर ये हुआ कि जैसे कुछ भी चीज किसान खरीदेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो
नमक हो गया, तंबाकू हो गया, इन पर टैक्स लगा दिया जाता है। अब ये टैक्स इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, किसानों पर आ रहा है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसे अप्रत्यक्ष, ये भी किसानों पर था। इस प्रकार से राज्य का सारा कामकाज जो है जनता ही वहन करती थी, जनता के माध्यम से वहन करती थी। अब समझिए बाबू क्या क्या चीज हुई इसमें, जो मैंने आपको बताया कि 90% लोग किसान थे, लेकिन उनके पास जमीनें नहीं थी। जमीनें किनकी जमीनों में वो खेती करते थे, तो वो जो कुलीन वर्ग थे, है ना, जो पादरी वर्ग के लोग थे, जमीन के हकदार, जो तीसरे तीसरे स्टेट के जो अमीर थे, उनका जमीन था, है ना, जमीनों पर उनका अधिकार था। और वे लोग क्या करते थे, किसानों को जमीन देते थे, और जमीन देने के बाद बोलते थे खेती करो। और खेती करने के बाद क्या करते थे, ये जो चर्च था, चर्च इनसे टाइड के रूप में टैक्स वसूलता, है ना, और राजा इनसे टाइल के रूप में टैक्स वसूलता। साथ में इन पर अप्रत्यक्ष कर भी लगाया जाता, जैसे जो सामान खरीदने जाते उस पर भी टैक्स लगा रहता, है ना। और बाकी दो लोगों को, जो पादरी वर्ग था और जो एक और कौन था आपका कुलीन वर्ग, इन दोनों को क्या था, टैक्स से फ्री मिला था, इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। ठीक। अब क्या हुआ कि ये सारा का सारा कर जो है सैनिकों के देख रेखाव से, रोड वोड सब यही टैक्स से चलता था, किसानों के द्वारा दिया गया टैक्स से ही चलता था, है ना। अब क्या हुआ कि अगर सैनिक आज टैक्स देना बंद कर दे, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो राजा मजबूर रहता था कि किसी भी हालत से राजाओं से क्या किया जाए, सॉरी, किसानों से क्या किया जाए, टैक्स लिया जाए। चलिए, ये इंग्लिश में है बाबू, इसे आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ये लिवरे मैंने भी आपको बताया था, एक सेकंड मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। लिवरे यह क्या था, एक करेंसी था जो बाद में बंद हो गया था बाबू, 1794 में, यानी 1794 में से बंद कर दिया गया। स्टेट की अगर बात करें तो एक तरह का लेवल बांटा गया था, 3 लेवल, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ। क्लर्जी मैंने आपको बताया कौन थे, क्लर्जी जो पादरी वर्ग थे, जो चर्च के विशेष कार्य करने वाला एक व्यक्तियों का समूह था, मैंने अभी जस्ट बताया था। टाइड क्या था, जो चर्च के द्वारा एक टैक्स वसूला जाता था, ये आपके सामने नजर आ रहा है। और टाइल क्या था, टाइल जो सीधे राज्यों को अदा किया जाता था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। चलिए, ये रहा कुछ इमेज जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखो यहाँ एक गरीब बेचारा है, ये कुलीन वर्ग का आदमी है, ये किसान दिन भर काम करने के बाद में खट वट करके आया और ये सब राजा की जो कुलीन वर्ग का झोली में डाल रहा है। ये एक इमेज है, ये इंग्लिश में वही इमेज है जो आपके साथ बुक में भी होगा, आप इसे देख सकते हैं। चलिए, अब एक टॉपिक आता है बाबू, जीने का संघर्ष। अब इतना सारा काम हो गया, समझिए, मतलब सारी चीजों पर टैक्स बढ़ा दी गई, किसान के पास में अपना खाने के लिए नहीं था। अब यहाँ लोग जिए कैसे, है ना, जीने का संघर्ष हो गया। इंग्लिश में कहें द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है। अब देखिए बाबू क्या बात थी, बात ये रही कि फ्रांस में 1715 में, सॉरी, 1715 में 2.3 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन क्या हुआ कि 1789 में इसकी जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ बढ़ गई, यानी पूरे 0.5 करोड़, यानी लगभग 50 लाख की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। अब लगभग 50 लाख की जनसंख्या बढ़ गई, जमीनें उतनी ही थी, खेती उतने ही किसान कर रहे थे, टैक्स उतने ही लोगों से लिया जा रहा था। ठीक है। तब समस्या ये था कि अब जनसंख्या बढ़ गई बाबू, खाने वाले लोग भी अधिक हो जाएंगे ना। अब खाने वाले लोग जब अधिक होंगे तो जमीनें कम पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। पहले मान लो इतना जमीन में 5 लोग खाते थे, अब इतने ही जमीन में 8 लोग खाएंगे, तो खाना तो घटेगा ना, खाना का मांग तेजी से बढ़ेगा ना, भोजन का मांग तेजी से बढ़ेगा। अब क्या था कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब खेती करने वाले लोग कम थे और इसको मांगने वाले लोग ज्यादा थे। और यही कारण से जो पावरोटी बिकता था, ध्यान से सुनिएगा, जो पावरोटी बिकता था उसकी कीमत बढ़ गई। उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे। फॉर एग्जांपल कि आज आप एक जगह में रहते हैं, अपने गांव में जहां पर रहते हैं, वहां पर खाने पीने की चीज कुछ मिलती हो, अचानक से लोग उसका ज्यादा मांग करने लग जाए, बहुत सारे लोग, जनसंख्या बढ़ जाएंगे, तो हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे, तो पावरोटी, मान लो पावरोटी ही बिक रहा है तो वो कम होगा, और कम होगा, दुकानदार बोलेगा ना कि आज 5 रुपए में बेचते थे अब 10 रुपए में बेचेंगे, है ना।
तो उसी तरह से क्या हुआ, पावरोटी की मांग ज़्यादा बढ़ गई, मांग ज़्यादा बढ़ी तो क्या हो गया, जो कीमत था वो भी ज़्यादा हो गया। अब ये से लोग बाबू आमतौर पर डेली खाते थे पावरोटी को। अब इससे दिक्कत होने लगी आम किसके, आम जनता को, जो आम किसान मजदूर वर्ग का जो लोग था उसको दिक्कत होने लग गया, है ना। तब क्या किया कि पावरोटी के दाम में तेजी से वृद्धि आ गई। अब जो गरीब मजदूर था उन लोगों का बहुत दिक्कत होने लगे, है ना। अब कहता है कि अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और मजदूरी उसका मालिक तय करता। तब देखिए क्या हुआ कि एक तो रेट बढ़ा दिया, ऊपर में सभी के सभी जो कामगार थे, जो वर्कर थे, ये कारखानों में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे और इसका रेट तय करते थे वही कुलीन वर्ग के लोग, जो बड़े बड़े लोग थे, है ना। यही वही लोग रेट तय करते थे। अब समस्या ये हुई कि ये लोग कम रेट देते थे। कम रेट, रेट तो कम दे रहे हैं, ऊपर से खाने की चीजें महंगी, गरीब और गरीब होता जा रहा है, किसी तरह जीवन निकाल रहा है, और अमीर और गरीब के बीच में एक चौड़ी खाई पैदा हो गई। मतलब समझते हैं कि क्या हुआ कि अब फॉर एग्जाम्पल कि आप एक राजा हो या फिर आप एक बड़े आदमी हो, मैं एक वर्कर हूँ, आप मुझे पैसे नहीं दोगे, खाने के लिए चीज़ें जो है बहुत महंगी मिलेगी, तो मैं क्या सोचूंगा, अगर ये बहुत अजीब आदमी है यार, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है ना, ये बहुत अजीब है, ऐसे सोचूंगा, है ना। obvious सी बात है, ऐसा सोच आएगा मेरे अंदर। अब क्या हुआ कि इसी तरह का एक क्या हो गया, इसी तरह का बाबू एक खाई पैदा हो गया। अब हमारे और आपके बीच में डिस्टेंस पैदा हो जाता है, उसी तरह से वहाँ बड़े लोग और गरीब लोग में डिस्टेंस पैदा हो गया, खाई पैदा हो गया। स्थितियां बद से बदतर होने लग गई। अब देखो, ये तो अच्छी खासी मौसम थी, उस टाइम की बात थी। अब जरा सोचो कि जब सूखा पड़ जाए, जब खेती हो ही नहीं तो क्या होगा, अकाल पड़ जाए तो क्या होगा। ऐसे में पूरा का पूरा जीवन संकट जो था बहुत ही खतरनाक हो गया था। मतलब जीविका संकट आ गया था एक तरह से, अगर लोग कहें तो जीवन चलाना दुर्लभ हो गया था कि क्या खाएं जिससे जिंदा रहा जा सके। जब ओले पड़ जा रहे थे तो फसल बर्बाद हो जा रही थी, सूखा पड़ जा रहा था, फसल बर्बाद हो जा रहा था। ऐसे में रोजी रोटी का संकट बहुत ज्यादा आ गया था, जिसे जीविका संकट का नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा था और सप्लाई कम था, यानी लोग मांग ज़्यादा कर रहे थे, उत्पादन कम था, तो क्या हुआ, रेट बढ़ती गई और लोग, अमीर लोग पैसे नहीं देते थे, तो खाई बन गई अमीर और गरीब के बीच में, एक दरार बन गया। कह रहे वो तो बड़े लोग हैं ये, और अमीर लोग सोच रहे हैं ये तो छोटे लोग हैं। अब जरा सोचो कि नॉर्मल माहौल में जब सब कुछ पैदा हो रहा था तो इतनी महंगाई थी, जब पैदा ही नहीं हो तो क्या महंगाई हुई होगी, इमेजिन करो। अब देखो क्या किस्सा हुआ, ये इंग्लिश में आपके सामने नजर है, इसे पढ़ लीजिएगा। अभी एक वर्ड आपके सामने जीविका संकट आया। अभी मैंने बताया था कि अगर आमतौर पे देखो बाबू, तो जीवन जीने के लिए एक ऐसी स्थिति जहां पर जो सबसे कम चीज था खाने के लिए, फॉर एग्जांपल कि अगर आप नमक रोटी खा करके जिंदा रह रहे हैं, अगर वो भी आपको नहीं मिलने लग जाए तो आप जीविका संकट में हैं। ठीक है, उसे जीविका संकट बोलते हैं, जब कोई भी चीज जो न्यूनतम खा करके इंसान जिंदा रहे, एकदम कम, एक रोटी खाया जाता है लेकिन वो भी नहीं मिल रही है, तो वो जीविका संकट है। ठीक, ये रहा आपके लिए एक होमवर्क, है ना। ये होमवर्क आपके सामने रहा, इसे आप भर लीजिएगा, मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्रियाकलाप है ये। इंग्लिश वाले भी इसे इंग्लिश वाले भी इसे आप देख सकते हैं, है ना। ये रहा इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में, इसे आप भर लीजिएगा। कहता है कि जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है। देखो, खराब फसल हुई, खराब फसल हुई तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, है ना। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खा पाएंगे, फिर इससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर महामारी, फिर ये कैसे कैसे भराएगा, ये आप भरिएगा। अगर नहीं भराएगा तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमसे नहीं भराया, मैं आपको फिर से किसी वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, ये इंग्लिश में रहा। हाउ टू हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। ठीक है, यानी वही बात है कि जीविका संकट कैसे ये होता है, उसके बारे में बताया गया। अब देखो कि उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों का अंत। चलिए, तो बात ऐसा है बाबू कि अब देखो, विशेषाधिकार तो प्राप्त है, मैंने बताया था किनको, क्लर्जी वर्ग, यानी कुलीन वर्ग जो थे, जो नोबिलिटी थी, है ना, यानी कि कुलीन वर्ग, और फिर उनको क्या बोले, पादरी वर्ग के जो लोग थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। लेकिन इस विशेषाधिकार का अंत की कल्पना हुई कि यार इसे खत्म किया जाए, है ना।
और इसमें अब देखो, किसान तो समय समय पर विरोध करते थे क्योंकि उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा था, है ना। लेकिन वे लोग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते थे। कारण क्या था कि उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई साधन एवं कार्यक्रम नहीं था। ठीक है। तो वे लोग सिर्फ कुछ दिन ये करता था, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता था उससे। तो ये जो तीसरे स्टेट के जो जिम्मेदार लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे में वकील वगैरह लोग थे, जो वे लोग जब हाई हुए, मतलब उनको लगा कि जब वो लोग शिक्षित हुए वाकई में, है ना, तो उनको लगा कि यार यह तो गलत हो रहा है, विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। लोगों को औकात, मतलब जैसी जिसकी एबिलिटी है, जैसा जिसकी योग्यता है, उसके अनुसार ये होना चाहिए। विशेषाधिकार क्या है? जिसकी जैसी योग्यता वैसा उसका अधिकार होना चाहिए। तो इसे हटाया जाए, ऐसा लोगों के मन में विचार आना शुरू हुआ। अब क्या हुआ कि फाइनली 18th सेंचुरी में, इंग्लिश में भी है मेरे भाई, ये देख लो। 18th सेंचुरी में यानी 18वीं सदी में एक नया समाज का निर्माण होता है, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। इंग्लिश में अगर कहें तो मिडिल क्लास बोला गया। ठीक है, मिडिल क्लास का नाम दिया गया। अब ये क्या करते थे, ये लोग समुद्र के उस पार तक जो है अपना व्यापार करते थे, ऊन ऊन का व्यापार करते थे, है ना। और उसी से ये अपना क्या करते थे, संपत्ति अर्जित किए थे। ये लोग ऊनी एवं रेशमी कपड़ों को बाहर भेजते थे, और या फिर जो यहीं के समृद्ध लोग थे, वे लोग इस कपड़ों को खरीद लेते थे। ये इनका 18वीं सदी में जो लोग सामने आए, उनकी कहानी है ये। यानी 18वीं सदी में कौन लोग आए? तो कुछ पढ़े लिखे लोग जो तृतीय एस्टेट में थे, जो व्यापारी वगैरह थे, है ना, जो समुद्रीय व्यापार करते थे, समुद्र पारीय व्यापार करते थे, ऊन और वस्त्रों, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे, ये लोग क्या किए, आगे आए। आगे आने के बाद क्या किए भाई, ये लोग आए और आने के बाद में कहे कि ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करो कि अब जो है थोड़ा सा हैसियत और योग्यता के आधार पर जो है उसको क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो पादरी वर्ग के लोग हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं ना, वे लोगों को ही सिर्फ अधिकार दिए जाए, है ना। उनको कोई विशेषाधिकार नहीं, वो भी टैक्स पे करेंगे। समझ में आया? अब वे हमसे टैक्स नहीं लेंगे, किसानों से टैक्स नहीं लेंगे, ऐसा विचार इनके मन में आया। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक। अब बात क्या हुई कि अब इसी चीज को, इसी बात को लेकर के कि यार जो विशेषाधिकार थे, विशेष अधिकार जो था, उसको खत्म किया जाए, इसी बात को लेकर के कई जो फिलोसोफर थे, यानी दार्शनिक जो थे, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे उनमें से एक नाम आता है जॉन लॉक का, या फिर जियां जाक रूसो का भी नाम आता है ना। तो ये लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिए, अपनी राय दिए कि किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। उनको जो है सभी को मतलब बराबर आधारित ये होना चाहिए, जैसा हैसियत, जैसा सामाजिक, वो उसी के अनुसार उसकी मतलब योग्यता के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके सामने एक बुक का नाम आ रहा होगा ना, कि टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक जो थे, जो लॉक थे, इन्होंने राजा के दैवी एवं निरंकुश अधिकारों का क्या किया, खंडन किया कि राजा जो है ऐसे नहीं कर सकता है। ये जॉन लॉक की। अब इसी बात को, इसी विचार को आगे बढ़ाए कौन? रूसो ने। रूसो ने आगे बढ़ाते हुए इस बात को कहा कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंधों पर आधारित सरकार को एक प्रस्ताव रखा। मतलब उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया, और जनता और जो लोग थे उनके सामने यह क्या किया, इस प्रस्ताव पर रखा। बात समझिए आसान भाषा में। कहा ये कि जॉन लॉक जो थे, और बात कहे कि राजा यह गलत नीति का प्रयोग कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रूसो ने क्या किया, लोगों के सामने और सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रखा। ठीक है, इतनी सी बात थी मेरे बच्चों। इसे आप पढ़ेंगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने इंग्लिश में, इसे आप पढ़ लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मॉन्टेस्क्यू का जिक्र आता है। मॉन्टेस्क्यू भी एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। द रिट्रीट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 अपने देशों को ब्रिटेन से खुद को आज़ाद कर दिया था, उसी की, और वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। अब बात समझिएगा बाबू, क्या हुआ कि आपको याद होगा
कि 13 उपनिवेश अमेरिका के ब्रिटेन के पास गुलाम थे, जिसे अमेरिका ने छुड़ाया, जिसमें फ्रांस मदद किया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि द स्पिरिट ऑफ, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक बुक थी, जिसके रचनाकार कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे, है ना। इन्होंने इस बात पर लिखा था, इन्होंने विधायिका यानी किसकी बात कर रहे हैं? विधायिका का मतलब होता है जो संसद होता है उसकी बात कर रहे हैं। कार्यपालिका का मतलब होता है कि जो आप लोग देखते हैं ना कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, ये जो नगर पालिका, ये सब आते हैं, ये सभी के सभी जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको कार्यपालिका बोला जाता है। न्यायपालिका यानी कोर्ट को बोला जाता है। तो कहता है कि इनके बीच में सत्ता का विभाजन किया जाए, पावर इन्हीं को दिया जाए, यानी संसद जो अभी हम लोग बैठते हैं ना, हम लोग तो नहीं बैठते हैं, हमारे जो मंत्री लोग बैठते हैं, वो संसद को विधायिका बोला गया, है ना। कार्यपालिका जो लोग, जैसे डीसी ऑफिस हो गया अभी के समय में, यह क्या है? कार्यपालिका, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं ना, जितने भी जो वर्किंग चीजें हैं सरकार के अंदर में, वो कार्यपालिका आता है। और न्यायपालिका कौन हुआ? कोर्ट आ गया। तो कहा कि सत्ता को इनकी इन जगहों में बांट दिया जाए, और इसी आधारित पर एक सरकार बनी, कहाँ? अमेरिका में, इसी मॉडल को फॉलो करते हुए, है ना। अब क्या हुआ बाबू कि इसी तरह फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान में उसमें दी गई व्यक्तिगत गारंटी, अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब जो वहाँ के लोग थे, जो ये विरोध वगैरह कर रहे थे, जो वहाँ के राजनीतिक चिंतक थे, उनको अमेरिकी संविधान में दी गई व्यक्तिगत अधिकार, अब देखा कि वहाँ का संविधान तो अच्छा है, हमारे यहाँ राजा ऐसे कर रहा है, तो वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। वो लोग सोचे कि यार अब हमें भी ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ये राजा हम लोगों के लिए सही नहीं है, हमें अमेरिका के जैसा करना है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा होगा कि दार्शनिक इन विचारों पर काफी हौसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। मतलब जो लोग दार्शनिक थे वो लोग काफी ज्यादा इस पर बातों में ये करते थे कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, है ना। राजा ये गलत नीति का प्रयोग कर रहा है, इस नीति को खारिज करना चाहिए, ऐसी बातों का आता था, है ना। अन्य पुस्तक और फिर प्रचार, अखबारों के माध्यम से इनका काफी प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, पुस्तकों में भी ये इन बातों को छापा जाने लग गया, प्रचार प्रसार होने लगे, न्यूज़पेपर में भी आने लगे, है ना। अब क्या हुआ कि पुस्तकों और अखबारों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाने लगा। जो अनपढ़ लोग थे उनके बीच में अखबारों और पुस्तकों को जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि क्या होता था कि जो लोग नहीं समझ पा रहे थे पढ़ करके, वो भी इनको समझ जाए, जो अनपढ़ लोग थे वो भी समझ में आ जाए कि राजा की बुराई चल रही है, राजा के खिलाफ जाने की बात हो रही है, क्योंकि राजा निरंकुश है, दुराचारी है, दुष्ट है, बहुत ही गलत बिहेव करता है, हमारे साथ में व्यवहार करता है ना। चलिए, अब क्या हुआ कि इसी समय लुईस सिस्टीन द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर आ गई। अब मैंने बताया था कि वह जो टैक्स लगाया था राजा उस टाइम, वह काफी नहीं था, इनफ नहीं था। अब इसी बीच ये सारी चीजें चल ही रही थी, अमेरिका का संविधान के बारे में लोग पढ़ ही रहे थे, इसी बीच ने लुईस सिक्सटीन बोल दिया कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब जरा सोचो कि लोग तो पहले से गुस्से थे, अब इसने जैसे बोला हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए, बोले अरे ऐसे कैसे हो सकता है। ये गुस्सा मतलब फूट फूट करके निकल रहा था लोगों के विरुद्ध कि यार ये मतलब राजा है कि पागल है, ऐसे कर रहा है, हम लोगों को जिए या मरेंगे, है ना। ये इंग्लिश में लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए, एकदम पूरा भड़क गया। अब आपको ये आपके सामने कुछ नजर आ रहा होगा, ये स्रोत लिखा हुआ है ना कि यह कहाँ पर आया। अब भी इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली एक आदमी होता है, ठीक है, जॉर्ज दांतन इनका नाम है। ये अपने मित्र को एक बात लिखते हैं, कहते हैं कि मैं प्लेसिस में एक कॉलेज में मैं क्या था, एक स्टूडेंट था, मैं वहाँ पढ़ा, मुझे वहाँ डिग्री वगैरह मिली, सब कुछ वैल्यू वगैरह मिला, पर फिर भी मैं एक नौकरी के तलाश में जुटा हूँ और मुझे नौकरी अब मिलने नहीं मिल रही है, अब लगता है मिलना असंभव हो गया है। ठीक है, ऐसा ये बोल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं शायद जन्मजात कुलीन होता तो मुझे बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस तरह की बातें यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में चर्च भी मुझे अब सहारा नहीं दे सका। अभी इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, इसमें कुछ है नहीं। ये लिखते हैं, कहते हैं कि अब मैं बेकारी के दिनों में अब मैं जन्मजात कुलीन तो नहीं हूँ। मतलब बात ऐसी है कि ये डिग्री लेते हैं ना, प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में ये रहते हैं, इनको डिग्री मिलती है,
ये नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं। नौकरी मिलना इनके लिए असंभव था। सेना में नौकरी का विकल्प इसलिए नहीं था क्योंकि ये कुलीन नहीं थे, है ना, और ना ही इनका कोई संरक्षक था ना। अब देखो संरक्षक कौन होता है, जो बचाता है। अब इनका कोई बचाता नहीं। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका, यानी चर्च भी जो है कोई भी सहारा वहारा नहीं दे रहा। मैं कोई ओहदा खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जब मेरी जेब में एक सू, फ्रांसीसी एक पैसा होता था, एक सू भी नहीं था, तब भी पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था में हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा का इस्तेमाल करने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया था। वही बात थी बाबू, बात ये रहा कि नौकरी तो इनको मिली नहीं, है ना। कॉलेज में पढ़े, डिग्री मिली, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली, सैनिक में भी नहीं जा सकते क्योंकि कुलीन नहीं थे, है ना। कुलीन को ही सैनिक में जाने का अधिकार था। अब कहते हैं कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और जो दोस्त थे वो भी मुंह मोड़ लिए। इस व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारा नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया। यही बात ये अपने दोस्त को लिखते हैं। ठीक है, चलिए, यह एक स्रोत बताता है कि राजा वहां का निकम्मा था। अब इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यह सारी चीजें हैं। मैंने भी अभी आपको जस्ट बताया था जॉर्ज डॉनथन के बारे में, यही है जॉर्ज डॉनथन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज के बारे में है। ठीक है, यह जो है सन इतना यानी 1787 से लेकर के 1789 के दौरान फ्रांस यात्रा करने गए थे, ट्रैवल करने गए थे बेसिकली। और इन्होंने उस यात्रा में जो भी चीज़ें देखा, वह सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया, वर्णन किया। अब देखिए, ये आपके सामने कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये लिखा क्या था, ये लिखा ये था, ये आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। ये आमतौर पर यह कहना चाह रहे थे कि जो राजा की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, उनसे राजा इतना बुरा व्यवहार कर रहा है। राजा को यह मालूम होना चाहिए कि उनसे बुरा व्यवहार करना उसकी जिंदगी, यानी राजा की जिंदगी को एक ऐसी स्थिति में डालने के बराबर है जो शायद राजा कभी सोचा नहीं होगा। जरा सोचो ना कि जो उसका सेवा कर रहे हैं उसी से जो है और भी ज्यादा उसका, जैसे मान लो किसान राजा का सेवक ही है, ठीक है, और किसानों को और भी ज्यादा गला दबाया जा रहा है। अब क्या होगा, एक दिन किसान टैक्स देना बंद कर देंगे तो राजा डूब जाएगा, है ना। यानी एक ऐसी स्थिति में डाल रहा है अपने आप को जहां से उसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। बात यह है साफ साफ कि जो राजा के सेवक थे, जो राजा के सेवा सत्कार करते थे, नौकर चाकर थे, जो राजा के काम में लगे थे, अगर राजा उनसे गलत व्यवहार करता है तो राजा को यह पता होना चाहिए कि उसके साथ भी गलत होने वाला है। समझ में आया। कहता है कि उसमें एक लाइन लिखी हुई है बाबू कि अगर राजा इसी तरह से व्यवहार करता रहा, लोगों की दुख व्यवहार नहीं सुनता रहा, तो एक समय आएगा कि जब राजा की बातें भी कोई नहीं सुनेगा, राजा भी दुखी होगा और राजा की बातें भी कोई नहीं सुनेगा। एक लाइन उन्होंने लिखा कि एक लाइन लिखा है कि देखो, कि जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी का अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने पर दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यह बेसिकली उन्हीं ने वही बात यह बोले कि जो दूसरों के दुख में इस तरह से अपना मतलब अपने आप को ऐसे कहते हैं, दूसरों के दुख में मजाक उड़ाते हैं, तो उनके साथ अगर कुछ बुराई होता है तो उन्हें रोना नहीं चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कि राजा के जो अंडर काम करने वाले लोग थे उनके साथ बुरा कर रहा है, तो एक दिन ये लोग भी गुस्सा फूटेंगे, राजा के खिलाफ जाएंगे, तो उस टाइम राजा को तकलीफ नहीं लगना चाहिए। यही बात आर्थर यंग ने लिखी है। ठीक है, ये रहा इंग्लिश में आपके सामने। इसे आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिंपल बात यही है। चलिए, ये रहा आपके सामने एक HW कि यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका आशय क्या है, यह किसकी आलोचना कर रहे हैं और किन किन खतरों का आभास होता है, यह बात आप खुद कर लीजिएगा। ये रहा एक्टिविटी इंग्लिश में, आप इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान है ना। और इसे लिखिएगा जरूर और मुझे होमवर्क कमेंट में लिखिएगा कि सर आप अपना दीजिए, मैंने होमवर्क लिखा है, आप हमें दीजिए कि आप हमें, मैं आपको एक जगह दूंगा या फिर मैं अपना नंबर दे दूंगा जहां पर आप मुझे इसका आंसर लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपके HW के क्वेश्चन रहे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है होगा इसका आंसर। ठीक है बाबू, साथ ही साथ आप मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर टेलीग्राम हो। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है लर्निंग सेंटर, लेकिन आपको सर्च क्या करना है बाबू, माई कृष्णा सर।
ये सभी जगह पर बिना स्पेस दिए हुए MYKRISHNSIR सर्च कीजिएगा। मैं आपको सभी जगहों पर मिल जाऊंगा, आप मुझे सारी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा ना, फेसबुक पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों इसी आईडी से आप सारा कुछ कर सकते हैं। यही रहा हमारा आईडी। कौन सा आईडी जी? MYKRISHNSIR, माई कृष्णा सर, ठीक है। इसी आईडी से आप मुझे भेज सकते हैं, मतलब सारी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो लगता है आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगली पार्ट जल्द दूं, और इस वीडियो का मैं चाहता हूं कि 1000 व्यू आ जाए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपका पार्ट 2 दे सकूं, है ना, इसी मज़ेदार ट्रिक्स और इसी मज़ेदार एनिमेशन के प्रेजेंटेशन के साथ में। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप जैक या फिर सीबीएसई से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो लर्निंग सेंटर बाय कृष्णा सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।